जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर है जी हमारा 16। आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 4। चैप्टर 4। इसके नोट्स मिल गए इन बच्चों को? कब तक मिलेगा? कोशिश करें जल्दी हो। चलिए, इसके अभी थोड़ी देर में आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ खास तौर पे मैंने एक प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट को सेलेक्ट करके आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो आपको मिल गया। आज का लेक्चर आपका कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अहम तरीन लेक्चर्स में से एक लेक्चर है। ठीक है, आज हम अपना जो 5 एलिमेंट्स थे हमारे, याद है 5 एलिमेंट्स? थ्री पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिपोर्ट। उसमें लास्ट और सबसे अहम एलिमेंट यूजर्स के लिए, सारी दुनिया के लिए सबसे अहम एलिमेंट जो है रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे क्या कि एक रिपोर्ट किस तरह की होती है और उसमें क्या क्या बातें लिखी होती हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो फॉर्मेलिटीज हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि अहम हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके एलिमेंट्स हैं, इस रिपोर्ट को हमने डिफरेंट सेक्शंस में क्लासिफाई किया है, डिफरेंट एलिमेंट्स में। तो हम स्टडी करेंगे कितने एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट में क्या डिस्कस होता है। आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है कि एक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट में क्या चीज डिस्कस होती है, क्या इंफॉर्मेशन उसमें शामिल होती है। अच्छा, पहले मुझे हाइब्रिड रूम नंबर 6 में से बता दीजिए स्टूडेंट, क्या आवाज ठीक आ रही है? आवाज बोल के बता दीजिए। जी सर, सही आ रही है। शाबाश। और हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में भी बता दीजिए क्या आवाज ठीक आ रही है? जी सर, सही आ रही है। शाबाश शाबाश। चलिए, अच्छा, अब ये लेक्चर की तरफ चलने से पहले चैप्टर 2 में कल मैंने कोशिश की थी कि करवा दूं, लेकिन आपने कहा नहीं। एक छोटा सा कंसेप्ट था, ठीक है, ऑनलाइन वाले एक स्टूडेंट ने, आपने तो आइडेंटिफाई नहीं किया, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ने कहा सर ये छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, इसको भी डिस्कस करते चले। तो वो कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IAASB। आपको पता है IAASB एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बहुत से फंक्शन है। सबसे बड़ा रोल या फंक्शन उसका क्या है कि वो स्टैंडर्ड्स इशू करते हैं। तो स्टैंडर्ड्स कितनी तरह के हैं जो IAASB इशू करती है, वो हमें बताया। एक, अच्छा, ऑडिटर सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता बल्कि नॉन एश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। यानी अगर ऑडिट किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहा जाए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दें, वो ऑडिट भी कर सकता है। और अगर आप उससे कहें कि भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दो, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। लेकिन दोनों में फर्क है। जो ऑडिट करना है ये कहलाता है एश्योरेंस सर्विसेज, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है ये कहलाता है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, हम दोनों काम कर सकते हैं। ये अलग बात कि दोनों काम एक ही क्लाइंट के लिए नहीं करते, क्योंकि जाहिर है वो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ऑडिट में। ठीक है, तो दो तरह की सर्विसेज हमारी हो गई। एक हो गई एश्योरेंस सर्विसेज और दूसरी हो गई जो एश्योरेंस सर्विसेज तो नहीं है लेकिन उनसे मिलती जुलती है, यानी ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी, ये भी ऑडिट प्रोसीजर्स में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत परफॉर्म हो रहे हो। तो एक एश्योरेंस सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज में हम ना कोई एश्योरेंस या कंक्लूजन दे रहे होते हैं क्लाइंट को कि ये चीज ठीक है कि ठीक नहीं है। एश्योरेंस एंगेजमेंट और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या फर्क होता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम क्लाइंट को कोई ना कोई कंक्लूजन दे रहे होते हैं, एश्योरेंस दे रहे होते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो ठीक है या गलत है। इन ये जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं इन सब में रिपोर्ट के अंदर एक कंक्लूजन होगा। रिपोर्ट के अंदर एक एलिमेंट होगा, एक सेक्शन होगा कंक्लूजन या ओपिनियन के नाम से, जिसमें ऑडिटर ये कह रहा होगा कि ये चीज जिसको उसने चेक किया वो ठीक है या नहीं है। अच्छा, रिलेटेड सर्विसेज के केस में भी रिपोर्ट तो जरूर होगी, लेकिन वो एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं होगी, उसमें कोई कंक्लूजन या ओपिनियन नहीं होगा। ये फर्क ज़हन में रखिएगा एश्योरेंस एंगेजमेंट में और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में। एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम अपने क्लाइंट को किसी ना किसी चीज को, सब्जेक्ट मैटर जिसको हमने चेक किया होता है, उसके बारे में बताते हैं कि वो ठीक है या कि गलत है। और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम कंक्लूजन नहीं देते, बस क्लाइंट ने जो कह दिया वो कर दिया। दूसरा फर्क सुने, एश्योरेंस सर्विसेज होती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। इसमें ऑडिटर ने क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। जबकि रिलेटेड सर्विसेज जो परफॉर्म की जाती हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की भी गाइडेंस है थोड़ी बहुत, कि रिपोर्ट होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट ये होना चाहिए, लेकिन इसमें काम क्या करना है, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, ये क्लाइंट बताता है। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। ये कैफ पे शायद इतना टेस्ट ना हो, लेकिन सीफैप लेवल पे आपके काम आएगा। एश्योरेंस एंगेजमेंट में और नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट यानी रिलेटेड सर्विसेज में फर्क क्या है।
पहला फर्क बताया इधर कंक्लूजन ओपिनियन होगा, उधर नहीं होगा। दूसरा फर्क बताया ये आईएसएस के मुताबिक होंगे, इसमें मैनेजमेंट की बात तो माननी नहीं हमने, आईएसएस की माननी है। इसमें आईएसएस की भी गाइडेंस होगी प्लस डिटेल प्रोसीजर मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट के कहने पे चलेंगे, लेकिन रिपोर्ट वगैरह जो है रिपोर्ट वो आईएसएस के फॉर्मेट के मुताबिक बनती है। क्लियर जी? अब एश्योरेंस की टाइप्स, एश्योरेंस एंगेजमेंट की टाइप्स आपको बता रहा हूं, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट की। एश्योरेंस एंगेजमेंट की टाइप्स हैं ऑडिट, जिसमें रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, रिव्यू जिसमें लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, और कुछ अदर सर्विसेज हैं जिनमें रीजनेबल एश्योरेंस भी प्रोवाइड की जा सकती है, लिमिटेड भी। जैसे इसकी एक एग्जांपल है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, रिव्यू भी। क्या ऑडिट और रिव्यू के अलावा भी कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट्स की एग्जांपल हैं? बिल्कुल है ना, जैसे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर वाले, ठीक, फॉरकास्ट या बजट, ठीक है। ये इसको हम ऑडिट भी कह सकते हैं, रिव्यू भी कह सकते हैं, ये जो इधर आएगी, क्योंकि ये रीजनेबल भी हो सकती है, लिमिटेड भी हो सकती है, लेकिन ये हिस्टोरिक नहीं होती। ठीक है जी, ये टाइप्स समझ आ गई आपको एश्योरेंस एंगेजमेंट की। हमारे सिलेबस की हद तक सिर्फ 2 टाइप्स हैं। हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट को पढ़ना है, रिलेटेड सर्विसेज को हमने कोई नहीं पढ़ना, कोई नहीं पढ़ना। ठीक है जी, सिर्फ इतना हमें बताना चाहिए एश्योरेंस एंगेजमेंट एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, रिलेटेड सर्विसेज में एश्योरेंस प्रोवाइड, बस इतना काफी। तो हमने एश्योरेंस को पढ़ना है, उधर नहीं पढ़ना, वो C5 लेवल कट ऑफ। फिर एश्योरेंस में भी ऑडिट और रिव्यू को पढ़ना है, अदर्स को नहीं पढ़ना। ठीक है जी, और ऑडिट और रिव्यू में भी हमारी 95% डिस्कशन जो इस कोर्स में होगी कैफेड में, वो ऑडिट की होगी। सिर्फ 5% के लगभग डिस्कशन होगी रिव्यू में। ठीक है, ये कुछ बातें याद रखेंगे। अच्छा, अब जो भी एंगेजमेंट परफॉर्म होनी चाहिए ना, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उसकी कोई क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर मेरे ये एक एंगेजमेंट है, मेरी जिम्मेदारी है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होने चाहिए, कोई ना कोई क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं बगैर तैयारी के आके यहाँ पे बोलना शुरू कर दूं। ठीक है, जितना तैयार है उतना पढ़ा दूं, बाकी इधर उधर की बातें करके निकल जाऊं, या आपके वीकली टेस्ट ना हो, या टेस्ट हो तो वो चेक ना हो। यानी काम तो किसी ना किसी तरीके से हो ही जाएगा, लेकिन क्या वो स्टैंडर्डाइज वर्क होगा, क्वालिटी वाला वर्क होगा? नहीं होगा। तो सोच के मुझे बताइए, ये आपकी जितनी भी एंगेजमेंट्स हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, जिनके मुताबिक हमने काम करना है। उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हमने मीट करना है। अगर मीट नहीं करते तो उसका मतलब हमारा वर्क अच्छा नहीं है। तो ऑडिट के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या कहा जाता है? ऑडिटिंग। ये बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, जो रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स है, इन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। जो ये अदर्स हैं, सिर्फ इनका नाम बता देता हूं, ये आपके सिलेबस में कभी इस्तेमाल नहीं होगा कैफेड में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। अगर आप नाम पे गौर करें तो नाम उसने ध्यान से चुन के रखे हुए हैं, कंसेप्ट लिंक होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अदर एश्योरेंस। अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट क्यों कहा? ऑडिट और रिव्यू भी तो है, तो इसका मतलब है ऑडिट और रिव्यू के अलावा, रफ रूल, ऑडिट और रिव्यू के अलावा जो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है किसके मुताबिक होगी? इसी तरह रिलेटेड सर्विसेज के ऊपर स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, और एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो इन सब पे अप्लाई होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ISQC। क्योंकि क्वालिटी तो हर काम में होनी चाहिए ना, प्रोफेशनल जो भी काम करेगा उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, वो एक जगह एक बंदा कह रहा है हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जिस तरह आपको ये काम करते हैं उस तरह आप हर काम, अगर आप एक काम अच्छा नहीं कर सकते तो आप दूसरा काम भी अच्छा नहीं कर सकते, और अगर एक काम अच्छा कर सकते हैं तो दूसरा काम भी अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए स्टैंडर्ड ने हमें एक क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड बताया और कहा जो भी काम करो ना तुम इस क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड के मुताबिक करो। उसमें उन्होंने हमें बताया है कि काम करने में क्वालिटी कैसे आती है। एक होता है काम करना, एक होता है क्वालिटी वाला काम करना। तो उसमें हमें क्वालिटी वाला काम कैसे करते हैं ये सिखाएंगे। बहरहाल, तो ये हमें क्या पता चल गया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड कर सकता है, और किस टाइप ऑफ सर्विस पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है ये भी पता चल गया। चलिए, अच्छा, हमारे एग्जाम में आज तक उसने स्टैंडर्ड का नंबर लेके क्वेश्चन नहीं पूछा, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑडिटर क्या करता है, ये किस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, ये जानने की जरूरत
नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर भी मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड साथ साथ बताता रहूंगा कि ये वाली बात इस स्टैंडर्ड में लिखी है, ये वाली बात इस स्टैंडर्ड में लिखी है। ठीक है, स्टैंडर्ड नंबर याद करना जरूरी नहीं होता। टेक्स्ट में भी आप पढ़ते होंगे, लॉ में भी सेक्शंस होते हैं, लेकिन आपको सेक्शंस याद नहीं करवाए जाते। सिर्फ कोई मशहूर कोई सेक्शन हो शायद वो बता दिया जाता है, वरना नॉर्मली आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं। ऑडिट में भी इसी तरह, अकाउंटिंग में भी शायद इसी तरह ही है। ठीक है, तो लेकिन मैं कुछ ना कुछ आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए स्टैंडर्ड बताता रहूंगा। ये क्लियर हो गया जी? चलिए, ये था हमारा प्रीवियस कंसेप्ट एक। अब चलते हैं अपने आज के कंसेप्ट की तरफ, जो क्या है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने? ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा अहम है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस स्टेज पे भी बनती है, और एविडेंस स्टेज पे जो डॉक्यूमेंट्स बनती है ना, वो हजारों डॉक्यूमेंट्स होती हैं। यानी सेल्स की वेरिफिकेशन के प्रोसीजर लैदा डॉक्यूमेंट्स पेपर्स में होंगे, परचेज के लैदा वर्क होंगे, क्रेडिटर्स की वेरिफिकेशन की उसके लैदा वर्किंग पेपर होंगे। लेकिन ऑडिटर एविडेंस ऑब्टेन करने में जितने भी वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है, हजारों सफे होते हैं, याद रखिएगा, वो सारे के सारे ऑडिटर के अपने पास रह जाते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड को एविडेंस से कोई कंसर्न नहीं होता। एक्सटर्नल वर्ल्ड को किससे कंसर्न होता है? रिपोर्ट से। जिस तरह आप लोगों के वालिदैन है ना, वो है यूजर, ये 3 पार्टी रिलेशनशिप, उस्ताद, शागिर्द या बच्चे और वालिदैन, 3 पार्टी रिलेशन। इसमें वैसे एक विलन भी है, कौन? हाँ, आई क्या है, शाबाश। तो आप पूरे सेशन 6 महीने तैयारी करते हैं, खुद बताएं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 2, 3, 1 जितने भी हैं, आप सैकड़ों पेजेस तो प्रिपेयर करते होंगे। काउंटिंग के क्वेश्चन है, रोज कर रहे हैं, ऑडिट की केस स्टडी है, रोज कर रहे हैं, सैकड़ों पेजेस प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन ये सारे के सारे पेजेस आपके पास ही रह जाते हैं। जो यूजर्स हैं, यानी आपके वालिदैन, उनको इससे गर्ज नहीं है आपने कहां से पढ़ा, किस टीचर से पढ़ा, कौन से स्टैंडर्ड की कितनी प्रैक्टिस की, किस बुक को कंसल्ट किया, इन सारी उन्हें गर्ज है तो किससे? एक डॉक्यूमेंट से। वो डॉक्यूमेंट क्या है? आपका रिजल्ट कार्ड। उसी तरह जो शेयर होल्डर या यूजर्स होते हैं ना, ये ज़हन में रखिएगा, उन्हें ऑडिटर ने एविडेंस कलेक्ट करना है, लेकिन शेयर होल्डर्स को एविडेंस से गर्ज नहीं होती। शेयर होल्डर को गर्ज किससे होती है? रिपोर्ट, उसके आउटकम से, कि एविडेंस के नतीजे में रिपोर्ट क्या सामने आई है। उन्हें सिर्फ, इसलिए एक्सटर्नल वर्ल्ड को हम सिर्फ एक चीज इशू करते हैं एज ऑडिटर, वो क्या है? ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें क्या लिखा होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत। एविडेंस ऑडिटर फर्म के पास ही रह जाता है, ऑफिस में फाइल्स बना के हमने साइड पे रखी होती हैं। एक तय खाना होता है, जैसे ऑडिट कंप्लीट होता है उसमें दफन कर देते हैं 5 साल के लिए। सिर्फ उस वक्त वहां से निकालते हैं फाइल्स जब कोई केस शुरू हो कि जिसमें हमारे ऊपर इल्जाम लगाओ कि हमने ऑडिट ठीक नहीं किया, सारे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए, तो सबूत के तौर पे हम वर्किंग पेपर निकाल के कहते हैं देखिए सारे प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए। ठीक है, या बाज़ औक़ात अगले सालों में ये देखना होना पिछले साल की टीम ने क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, तब भी हम उन फाइल्स को निकाल सकते हैं। तो बहरहाल एक्सटर्नल वर्ल्ड को सिर्फ एक सफे से कर सकते, वो सफा कौन सा है? ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, उस ऑडिट रिपोर्ट में बहुत से पैराग्राफ या एलिमेंट्स होते हैं, बहुत से पैराग्राफ या एलिमेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए सबसे अहम एक, बाकी भी अहम हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम एक पर, जैसे यूजर्स के लिए, जो आपके वालिदैन हैं, उनके लिए रिजल्ट सबसे अहम है। उस रिजल्ट में, कार्ड में भी एक बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, डेट होती है, साइन होते हैं, वो इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, स्टूडेंट नेम होता है, CRN वगैरह, लेकिन सबसे अहम चीज क्या होती है? स्टेटस क्या है? पास के, नॉट पास। ठीक है, पास के बाद, ठीक है। उसी तरह ऑडिट रिपोर्ट भी ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को, जनरल पब्लिक को इश्यू करनी है। अब ये इसका भी स्टेटस होता है, क्या भला, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या इनमें कोई गड़बड़ है, ये होता है स्टेटस। ठीक है। अच्छा, ये जब रिपोर्ट हम शेयर करते हैं, ध्यान में रखिएगा, पहली चीज तो ये, मुझे ये बताएं, हमारे घर में भी बहुत सी चीजें, बहुत से कपड़े हैं, ठीक है, लेकिन हम उनमें से जो कपड़े पहन के घर से बाहर निकलते हैं, घर वालों की खैर है, कोई में सलवटें भी पड़ी हुई है तो कोई मसला नहीं है, और वो कोई खराब भी कोई मसला नहीं, धुल जाएंगे बाद में, लेकिन घर से बाहर जाते हुए हम कोशिश करते हैं साफ सुथरे कपड़े पहन। इस तरह, उसी तरह याद रखें, फर्म में रूल है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन अपने घर के अंदर ही रह जाएगी ना फर्म, उसमें कोई एविडेंस, उसमें कोई थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए ना, प्रॉब्लम कोई नहीं है, घर की बात है, घर में रह जाएगी। लेकिन घर की जो बात घर से बाहर जानी है ना, उसका ठीक होना जरूरी है। इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट, हम हजारों वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करते हैं एक क्लाइंट के ऑडिट में, उसमें सबसे अहम ऑडिट रिपोर्ट है। इस ऑडिट रिपोर्ट की इच्ची बिच्ची पता होना जरूरी है
एक एक चीज हमें पता होना जरूरी है। क्या इसमें जरा सी भी गलती सारी दुनिया को पता चलती है, सारी दुनिया के सामने आती है। इसीलिए हमने इस चैप्टर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% क्लियर करना है। समझ लीजिए, इसके ऊपर आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस होनी चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट आपने नहीं छोड़ना। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा मैं करूंगा क्या, तरीकाकार क्या होगा ये सुन लीजिए। तरीकाकार ये होगा कि मैं आपको पहले थ्योरेटिकली ज़बानी कलामी किसी भी रिपोर्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब सारे एलिमेंट्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इन्हीं का एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर्मेट आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो फिर आपने घर जाके पढ़ना होगा। साबित मैं आपको ये करना चाह रहा हूं कि जो हम थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकली भी एग्जैक्टली वैसे ही काम हो रहा है, ठीक है जी। और फिर जब रीडिंग कर रहे होंगे तो इसी बहाने आपके कंसेप्ट की रिवीजन भी होती जाएगी कि हाँ ये भी सर ने पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था, पता नहीं क्यों, ये सर से जाके पूछते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, इसमें जो वर्डिंग होती है ना, वर्डिंग वो भी ज्यादातर स्टैंडर्डाइज्ड होती है, वो भी ज्यादातर स्टैंडर्डाइज्ड होती है। स्टैंडर्डाइज होने का मकसद यह है कि दुनिया के सारे ऑडिटर या पाकिस्तान के सारे ऑडिटर एक ही तरह का फॉर्मेट, एक ही तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। वरना हो सकता है किसी ऑडिटर की वोकैबुलरी ज्यादा है वो ज्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करे, किसी की वोकैबुलरी कम है वो कम मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करे, किसी शेयर होल्डर को समझ आए किसी को ना आए। तो क्या किया उन्होंने, स्टैंडर्ड ने क्या कहा, उन्होंने कहा वर्डिंग सारी स्टैंडर्डाइज हो ताकि आपको पता हो कि किस लफ्ज का क्या मतलब है, ठीक है। हर ऑडिटर जो लफ्ज इस्तेमाल करेगा उसका वही मतलब होगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है। तो आपने एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ ली तो ये बराबर है 10 कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ने के, क्योंकि सबका फॉर्मेट, नाम चेंज होगा, ईयर एंड चेंज होगा, थोड़ा बहुत शायद कुछ और भी चीजें चेंज हो, डेट्स वगैरह, लेकिन सब्सटेंशियली हर रिपोर्ट एक ही तरह की होगी जैसी कि दूसरी रिपोर्ट है। स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, वो पैराग्राफ कह ले, वो इंफॉर्मेशन कह ले, इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिट रिपोर्ट में शामिल होगी। यह है ऑडिट रिपोर्ट में एलिमेंट्स। सबसे पहला टाइटल। टाइटल में क्या लिखा होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी ये है क्या, ये है असल में जो प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, ये एनुअल रिपोर्ट के साथ मर्ज करके शेयर होल्डर को इशू की जाती है। और एनुअल रिपोर्ट में बाकी की तो सारी चीजें मैनेजमेंट ने बनाई होती है, हर चीज, सिर्फ एक चीज है जो मैनेजमेंट नहीं किसी दूसरे ने बनाई है, ऑडिट रिपोर्ट। इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट के स्टार्ट में टाइटल देना जरूरी हो ताकि पता चल जाए ये ऑडिट रिपोर्ट है या डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं है, ये किसी डायरेक्टर की वजह से मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है, ऑडिटर की तरफ से। तो पहली हेडिंग, पहला एलिमेंट क्या हुआ, ऑडिटर्स रिपोर्ट। अच्छा इसमें इंडिपेंडेंट क्यों लिखा है खासतौर पर, ये बताने के लिए कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये समझ आया कि अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है वो ऑडिट ही नहीं कर सकता, एक्सटर्नल ऑडिट नहीं कर सकता, उसके लिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अच्छा ये शायद मैं बताना भूल गया, ये हम एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इंटरनल ऑडिटर की नहीं, क्योंकि हम एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर। दूसरा एड्रेसी। एड्रेसी क्या कि ये रिपोर्ट किसके लिए इशू की गई है, एड्रेसी ये रिपोर्ट किसके लिए इशू की गई है, यानी किसने हमें एंगेज किया है हमारा। ये डिपेंड करता है एड्रेसी कौन होगा। अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो एड्रेसी कोई और होगा, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो एड्रेसी कोई और। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें एड्रेसी होते हैं शेयर होल्डर। लेकिन अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो उसमें एड्रेसी मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो हम सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से डिसाइड कर लेते हैं कि एड्रेसी कौन होगा। आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके कोई भी ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर लें, उन सबका एड्रेसी एक ही होगा, मेंबर्स। क्यों भला, क्योंकि वो सारे के सारे स्टैट्यूटरी ऑडिट हैं। लेकिन प्रैक्टिस में अगर आप कोई नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे होंगे तो उसमें डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं एड्रेसी, ठीक है। बाजुकात अगर कोई प्रोस्पेक्टिव बायर हो जो कंपनी खरीदना चाहता है वो कहे, या बैंकर हो जो कहे कि लोन देने से पहले हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के दे, उस सूरत हाल में फिर हम एड्रेसी में बैंकर या उस बायर को भी लिख सकते हैं जो कंपनी खरीदना चाहता है। ये हुआ एड्रेसी डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस, जो भी अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट हमारा सबसे अहम एलिमेंट ओपिनियन। अच्छा ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का रूल कुछ और था, अब कुछ रूल और है। पहले तरतीब कुछ और थी, फिर IAASB ने सोचा कि हमने ये जो रिपोर्ट का स्टैंडर्ड इशू किया, फॉर्मेट इशू किया है, इसमें जो एलिमेंट्स की तरतीब है उसको चेंज होना चाहिए। उसको हम यूजर की प्रेफरेंस के लिहाज से अरेंज करते हैं। पहले यूजर की प्रेफरेंस के लिहाज से अरेंज नहीं होती थी,
पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले और ओपिनियन बाद में। खुद बताएं यूजर्स के लिए सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा है? क्या? हालांकि रिपोर्ट में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, रिपोर्ट में आइटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, यूजर को किससे गर्ज है? ओपिनियन से। तो पहले ओपिनियन कहीं और आता था, IASB ने रिवीजन की, उसने कहा अब जो चीज सबसे ज्यादा अहम है वो पहले, जो उससे कम अहम है उसके बाद में। तो इसीलिए अब जैसे ही रिपोर्ट में टाइटल और एड्रेस ये लिख देते हैं, उसके फौरन बाद कौन सा सेक्शन एलिमेंट आता है? ओपिनियन। ओपिनियन में याद रखे क्या कुछ बताया जाता है, ये सुन लें। ओपिनियन में ये कहा जाता है, पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फौरन ही ओपिनियन नहीं आ जाता, पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के वी हैव ऑडिटेड, हमने ऑडिट किया है। अगर रिव्यू किया होना तो यहां पे क्या आएगा, गैस करें? वी हैव रिव्यूड। कहता है वी हैव ऑडिटेड, किसका ऑडिट किया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नोट्स टू अकाउंट्स। किस कंपनी का नाम, किस साल का, ठीक है। यानी ये इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड बता रहे हैं, फौरन नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, आप कहेंगे किस कंपनी की ठीक है, किस साल की ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट था क्या क्या, ये बताना जरूरी है। तो ओपिनियन में पहले क्या बताते हैं? हमने ऑडिट किया, किसका ऑडिट किया, किस कंपनी का ऑडिट किया, किस पीरियड का किया, फिर उसके बाद ओपिनियन देते हैं। अच्छा, ओपिनियन हमारा अनमोडिफाइड भी हो सकता है और मॉडिफाइड भी हो सकता है। ओपिनियन अनमोडिफाइड भी हो सकता है, मॉडिफाइड भी हो सकता है, ठीक है। अनमोडिफाइड का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। अच्छा, मॉडिफाइड का मतलब क्या है? कि इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो गड़बड़ है वो दो रीजंस की वजह से हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गड़बड़ है वो कितनी रीजन की वजह से हो सकती है? दो रीजन की वजह से। कौन कौन सी रीजन की वजह से? मिस स्टेटमेंट की वजह से और स्कोप लिमिटेशन की वजह से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गड़बड़ हो सकती है कितनी रीजन की वजह से हो सकती है? दो रीजन। कौन कौन सी? मिस स्टेटमेंट या एविडेंस नॉट अवेलेबल। मिस स्टेटमेंट या, याद है एविडेंस नॉट अवेलेबल डिस्कस किया था हमने। एविडेंस नॉट अवेलेबल को कभी कभी स्कोप, बल्कि अक्सर स्कोप लिमिटेशन कहते हैं। स्कोप लेकिन छोड़ दे स्कोप लिमिटेशन अगर आपको मुश्किल लग रहा है। एविडेंस नॉट अवेलेबल तो ठीक है ना, याद है। अच्छा, मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल दीजिए, मिस स्टेटमेंट की कोई एग्जांपल दीजिए। डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड नहीं की। एविडेंस नॉट अवेलेबल की कोई एग्जांपल दीजिए। के सेल, शाबाश, सेल इनवॉइसेस हमने मांगी थी, क्लाइंट ने हमें सेल इनवॉइसेस नहीं दी, शाबाश। फिर से मिस स्टेटमेंट की कोई और एग्जांपल दीजिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट सही रिकॉर्ड नहीं हुई, शाबाश। और एविडेंस नॉट अवेलेबल की कोई एग्जांपल दीजिए कि डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना था, मैनेजमेंट ने सेंड नहीं करने दिया, शाबाश। मिस स्टेटमेंट की एक और एग्जांपल दीजिए कि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया। एविडेंस नॉट अवेलेबल की एग्जांपल दीजिए कि हमें इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं करने दी गई, ठीक है। तो ओपिनियन क्या कितनी टाइप्स का हो सकता है? अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। बेसिक कंसेप्ट ये है, इसके आगे मजीद कंसेप्ट खुलेगा लेकिन फिलहाल इतना ही रख रहा हूं। अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड। और कोई भी ओपिनियन मॉडिफाइड किस रीजन की वजह से हो सकता है? मिस स्टेटमेंट या एविडेंस नॉट अवेलेबल। एविडेंस नॉट अवेलेबल, कभी कभी मेरे मुंह से स्कोप लिमिटेशन निकल जाए ना, तो आपने समझ लेना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एविडेंस नॉट अवेलेबल, नॉट अपडेट। क्लियर जी? ओपिनियन समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए ओपिनियन सेक्शन में ओपिनियन के अलावा और क्या इंफॉर्मेशन होगी? इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्या किया, किस कंपनी का, कब किया, कौन सी चीजें कवर हुई, शाबाश। फिर है बेसिस ऑफ ओपिनियन। बेसिस ओपिनियन है, उसकी कोई बेसिस भी होनी चाहिए ना। आपको बताया था ना हमारे सीनियर मैनेजर ने क्या सिखाया था हमें, कि जो स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, क्या सिखाया था? व्हाट एवर इज रिपोर्टेड शुड बी सपोर्टेड। व्हाट एवर इज रिपोर्टेड, यानी अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं उसका भी बेसिस होनी चाहिए, मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं उसके भी बेसिस होनी चाहिए। बेसिस क्या होती हैं भाई? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, ये बेसिस है। आईकैप के पास क्या बेसिस है आपके रिजल्ट की? जो आपने पेपर दिया वो बेसिस है। ऑडिटर के पास क्या बेसिस है अपने इस ओपिनियन की? ऑडिटर ने जो प्रोसीजर परफॉर्म, क्या अपनी मर्जी से किए हैं? नहीं, उसने ISAs के मुताबिक किए हैं, उसने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक किए हैं। ISAs ने बताया कि ऑडिट प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, कोड ऑफ एथिक्स ने बताया इंडिपेंडेंट कैसे होना है। इंडिपेंडेंट ISAs में और कोड ऑफ एथिक्स दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट है। फर्क क्या है? ISAs क्या बताता है? ऑडिट कैसे करना है। कोड ऑफ एथिक्स क्या बताते हैं? इंडिपेंडेंट कैसे रहना है। तो हम किसको फॉलो करते हैं? दोनों को, शाबाश। एक को भी फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपने सही ऑडिट नहीं किया। अगर तो ओपिनियन अनमोडिफाइड है तो यहीं पे बात खत्म।
लेकिन अगर ये ओपिनियन मॉडिफाइड है तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर ओपिनियन जैसे कोई एग्जांपल दे दें मिस स्टेटमेंट की, कोई एग्जांपल, इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट, तो यहां पे लिखा होगा कि इन्वेंट्री ठीक नहीं है, बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, इन्वेंट्री ठीक नहीं है। अब इन्वेंट्री में क्या मसला है? क्या इन्वेंट्री हमें चेक नहीं करने दी गई? क्या इन्वेंट्री एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं हुई? क्या इन्वेंट्री ओवरस्टेट कर दी गई है? क्या उसकी क्वांटिटी ज्यादा की गई है, या उसकी जो यूनिट प्राइस है वो ज्यादा कर दी गई है, या कि उसमें डिस्क्लोजर ठीक नहीं दिया गया? इन्वेंट्री के डिस्क्लोजर भी तो होते हैं, और वो भी तो किसी एक एरिया में मिस स्टेटमेंट बहुत सी तरह की हो सकती है। एग्जैक्ट मसला क्या हुआ? एग्जैक्ट मसला क्या, ये किधर लिखेंगे? बेसिस फॉर ओपिनियन में, ठीक है। जैसे वो कोई अजीब सी एग्जाम्पल है लेकिन कंसेप्ट समझाने के, किसी की हॉस्पिटल जाए तो अगर देखें वहां पे किसी की डेथ रिपोर्ट है तो उसमें एक खाने में लिखा होगा इसकी डेथ हो चुकी, कॉज ऑफ डेथ वो दूसरे खाने में लिखा होगा, तो यहां पे लिखा होगा मॉडिफाइड ओपिनियन, कॉज ऑफ मॉडिफिकेशन। क्या वो यूजर को बताना जरूरी है? क्या यूजर को सिर्फ ये ना बता दे फिक्स एसेट्स गलत है भाई, कि ये भी बताना जरूरी है फिक्स एसेट में क्या गलती है? क्या डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की? क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कर लिया है? क्या रीवैल्यूएशन करते हुए कुछ एसेट्स की रीवैल्यूएशन किया, कुछ की नहीं की? भाई मिस स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। सिर्फ इतना बता देना काफी है कि फिक्स एसेट में प्रॉब्लम है, कि उसको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन किस जगह पे होगा भला? बेसिस ऑफ ओपिनियन में, ठीक है। तो अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा तो बेसिस ऑफ ओपिनियन आधा होगा, सिर्फ एक पैरा। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन होगा तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में 2 पैराग्राफ होंगे। शाबाश, क्लियर? अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा अब इसके बाद कुछ मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, मैं आपसे पूछता हूं उसके मुताबिक लेक्चर आगे चलाते हैं। यहां पे रुक के कुछ चीजें हैं हर ऑडिट रिपोर्ट में आती है, चाहे अनमोडिफाइड हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर ऑडिट रिपोर्ट में आती हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं एडिशनल एलिमेंट। वो कभी आते हैं, कभी नहीं। रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस हो तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। आप मुझे बताइए, क्या मैं आपको सिर्फ जो हमारे रेगुलर और स्टैंडर्ड वाले एलिमेंट हैं वो पढ़ा दूं, बाकी के फिर कभी पढ़ लेंगे एलिमेंट्स, या के तरतीब से जो जो एलिमेंट आ रहा है पढ़ाता जाऊं? अगर कोई एडिशनल एलिमेंट है वो भी पढ़ाता जाऊं? राइट, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि अभी सिर्फ स्टैंडर्ड वाले एलिमेंट पढ़ाऊं, स्टैंडर्ड वाले, बाकी नहीं? बाकी। और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि स्टैंडर्ड वाले भी जो हर रिपोर्ट में आते हैं और एडिशनल वाले भी पढ़ा साथ साथ, दोनों पढ़ा? अच्छा, दोनों में फर्क ध्यान में रखिएगा। स्टैंडर्ड वाले वो एलिमेंट है जो कि हर रिपोर्ट में आएंगे, चाहे रिपोर्ट किसी भी टाइप की हो। और एडिशनल वाले उस कभी आएंगे, कभी उनकी सर्कमस्टेंसेस होती हैं, जब रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस होंगी तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। जैसे एक तरह से ये जो बेसिस ऑफ ओपिनियन का ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला स्टैंडर्ड है, ये वाला एडिशनल है। अगर ओपिनियन मॉडिफाइड होगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर कभी क्लास में मैं जो आपको पढ़ाऊं, घर जाके रिपोर्ट पढ़ें और उसमें आपको लगे सर ने तो 18 सेक्शन पढ़ाए थे, इधर तो 15 हैं, बाकी 3 किधर हैं, वो एडिशनल होंगे, ठीक है। वो अगर रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस हो तो वो एलिमेंट्स आते हैं, वरना एलिमेंट नहीं आते। किसी ऑडिट रिपोर्ट में आपको नजर आएंगे, किसी में नहीं आएंगे। मैं लेकिन साथ साथ आपको बताता जाऊंगा, ये स्टैंडर्ड है, ये एडिशनल है, ये स्टैंडर्ड है, ये एडिशनल। तो अभी तक तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी सारी स्टैंडर्ड है। सिर्फ एक चीज बता दूं, ये बेसिस ऑफ ओपिनियन भी स्टैंडर्ड है, लेकिन इसके अंदर 2 पैराग्राफ है। ये जो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला पैराग्राफ हर केस में आएगा, सेकंड वाला पैराग्राफ कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। कब आएगा? जब ओपिनियन मॉडिफाइड होगा तो आएगा, वरना नहीं। भाई क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अच्छा मुझे बताइए, अगर गोइंग कंसर्न डिस्कस हुआ कभी हम? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंपनी अगले 12 महीने चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, ठीक है। बाजुकात कुछ ऐसे एडवर्स इवेंट या कंडीशंस होते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से शक होता है कि कंपनी हो सकता है ना चल पाए। अच्छा मुझे बताइए, अगर शक शुबा हो कि कंपनी अगले 12 महीनों के अंदर अंदर बंद हो सकती है, क्या शक शुबा हो? कंपनी 12 महीनों के अंदर अंदर बंद हो सकती है,
इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न इशूज। कंपनी इज फेसिंग गोइंग कंसर्न इशूज। कंपनी इज फेसिंग गोइंग कंसर्न इशूज। अगर शक शुबा हो कंपनी अगले 12 महीनों के अंदर अंदर बंद हो सकती है, इसको क्या कहते हैं? कंपनी इज फेसिंग गोइंग कंसर्न इशूज। सिंपल कंसेप्ट। क्या यूजर्स को इस बात का पता चलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ताकि वो अलर्ट होके अच्छा डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें हमें इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। तो हमने इस रिपोर्ट में एक सेक्शन है जिसे कहते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। क्या कहते हैं? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अगर क्लाइंट को ऐसे मैटर फेस कर रहा हो जिससे गोइंग कंसर्न डाउटफुल हो, गोइंग कंसर्न इश्यूज हो, यानी कंपनी के अगले 12 महीनों के अंदर अंदर बंद होने का, जैसे कंटिन्यूस लॉसेस हो कई सालों से, जैसे रेशियोज एडवर्स हो जाए, करंट रेशियो डाउन जा रही है, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो भी डाउन जा रही है, और वो डेट इक्विटी रेशियो, डेट बढ़ता जा रहा है। ये इस तरह की सिचुएशन और भी बढ़ी है। 20-22 है, मैंने तो सिर्फ 2 वो रखी हैं जो ऑफिशियली स्टैंडर्ड में यूज हुई हैं, जिसकी रिपोर्टिंग एग्जांपल में यूज हुई है। बाकी स्टैंडर्ड ने अलग से भी 20-22 एग्जांपल दिए हैं जो हमने पढ़नी है। अभी उसकी तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करना है। क्वेश्चन ये है अगर गोइंग कंसर्न के इश्यूज हो, फॉर एग्जांपल ये है या 20-22 में से कोई और है, क्या हमें यूजर्स को, वैसे तो सूली तौर पे मैनेजमेंट को भी बताना चाहिए, फाइनेंशियल सूली तौर पे, लेकिन मैनेजमेंट कभी कभी डंडी मार जाती है। तो मैनेजमेंट बताए या ना बताए वो अलग बात है। क्या हमें शेयर होल्डर्स को, यूजर्स को बता देना चाहिए? बिल्कुल बता देना चाहिए। किस पैराग्राफ में बताएंगे कि गोइंग कंसर्न का मसला है? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग, ये पैराग्राफ का नाम है। क्या नाम है? टू गोइंग कंसर्न। ठीक है, इसका यही नाम और यही लिखना है भैया, समझ आ गई? इफ एप्लीकेबल, इसका क्या मतलब है भला? कि अगर गोइंग कंसर्न इशू है तो आए, वरना नहीं आएंगे। ये जो अभी आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया, क्या कंपनी है ये? कोलगेट। जरा जल्दी से देखें इसके सेक्शन में कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसको कोई मसला ही नहीं होगा। इनके अच्छे खासे प्रॉफिट होंगे, रेशियोज भी ठीक ठाक चल रही होंगी, प्रॉफिट कमा रहे होंगे, बिजनेस ठीक चल रहा है उनका। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चले वापिस आ जाए। नहीं है, वाकई नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर है एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ठीक है, फिर है की ऑडिट मैटर पैराग्राफ, फिर है अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्या है? अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हो, अब ये जरा गौर से सुनिएगा, अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन हो वो हमने बतानी है। शाबाश। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन ना हो लेकिन वो चीज यूजर्स को बताना जरूरी हो? क्या ऐसा होता? एग्जाम्पल सुन लें। कंपनी के खिलाफ एक लीगल केस चल रहा है। अगर कंपनी वो लीगल केस हार जाती है तो कंपनी को अच्छी खासी पेनल्टी पे करना पड़ेगी, लेकिन अभी केस चल रहा है और कंपनी ने इसको डिस्क्लोज कर दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब ये हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया हुआ है, क्या ऑडिटर को चाहिए कि यूजर को कह दे भाईजान इसको ध्यान से पढ़ लें, इसको ध्यान से पढ़ लें? ठीक है, तो वो बता देना चाहिए क्या? बिल्कुल बता दे। जैसे वो सिगरेट की डब्बी होती है उसके ऊपर क्या लिखा, हालांकि सबको पता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन उसके बावजूद भी लिखा होता है ना। उसी तरह कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखे है, ठीक, यानी वो मिस स्टेटमेंट नहीं है, स्कोप लिमिटेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यूजर्स को बता देना जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको लीगल केस, आप खुद बताएं, क्योंकि देखिए यूजर नॉर्मली ना सारे डिस्क्लोजर नहीं पढ़ते। आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने शायद कोई एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड करके पढ़ी भी हो, पढ़ी है, तो मैं तकरीबन कंफर्म और रीजनेबल एश्योरेंस के साथ ये कह सकता हूं कि सिर्फ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेंजिंग रखे होंगे। शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसने पूरे डिस्क्लोजर पढ़े हो। पूरे डिस्क्लोजर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2-4 डिस्क्लोजर पढ़ लिए, पूरे डिस्क्लोजर तो नहीं ना पढ़े। इसी तरह यूज, हालांकि आप अभी सीख रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए सीखने वाला अगर पूरी चीज को कवर नहीं कर रहा तो जो यूजर इन्वेस्टर है उसके पास इतना टाइम होगा कि पूरा पढ़े? नहीं। इसीलिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई चीज मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन यूजर्स के लिए बड़ी अहम है, उसको बता देना। क्या उसको अलहदा से हाईलाइट कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर देना चाहिए। ठीक है, उसको अलहदा से हाईलाइट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, हम तीनों में से कोई एक ऑप्शन यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मैटर। फिर से सुन लें, कुछ तो मैटर्स होते हैं ना जिनमें गड़बड़ है,
वो तो इधर आ जाएंगे बेसिस ऑफ ओपिनियन में। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है उनमें गड़बड़ नहीं होती, वो ठीक होती है, लेकिन एहतियातन यूजर्स को बता देना जरूरी होता है ताकि उसकी नजरों से गुजर जाए, ताकि उसकी नजरों से गुजर। मुश्तरी होशियार बाश, खबरदार, ये चीज जरूर आपके नॉलेज में आनी चाहिए खरीदने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो वो इंफॉर्मेशन हम बताएंगे एज आ डेटा। किसको बताएंगे? यूजर्स को। अच्छा, कैसे बताएंगे? इसमें तीन पैराग्राफ है। तीन में से कोई एक पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। एक पैराग्राफ एमसीजो मैटर, एक पैराग्राफ है की ऑर्डर्ड मैटर, एक ये, दूसरा ये, और तीसरा है अदर मैटर होगा यहां पे, ये अदर मैटर। कब ये पैराग्राफ यूज करेंगे, कब ये करेंगे और कब ये मैं अभी नहीं बता रहा। ये स्टैंडर्ड ने डिफरेंशिएट किया है। किसी सिचुएशन में हम एमसीजो मैटर पैराग्राफ यूज करते हैं, किसी सिचुएशन में हम की ऑर्डर्ड मैटर पैराग्राफ यूज करते हैं, किसी सिचुएशन में हम अदर मैटर पैराग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ, तीनों पैराग्राफ आपको किसी ऑडिट रिपोर्ट में नजर आएंगे, किसी में नजर नहीं आएंगे। ठीक है, क्यों नजर नहीं आएंगे? क्योंकि उसमें हो सकता है वो इतनी अहम इंफॉर्मेशन ना हो जो बतानी जरूरी हो, सारी रूटीन की चीजें हो। ठीक है, तो किसी रिपोर्ट में आएंगे, किसी रिपोर्ट में नहीं। अब लेकिन इन तीनों में से भी डिसीजन करना होता है। आई कैप हमसे टेस्ट करेगा, सिचुएशन देके कहेगा बताओ ये एमसीजो मैटर में आनी है, या की ऑडिट मैटर में आनी है, कि अदर मैटर में आनी है। तो ये भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट को मैं बेसिक लेवल पे रख रहा हूं, लेवल 1 पे। इसको लेवल 2, लेवल 3 पे बाद में लेके जाना। तो एमसीजो मैटर, की ऑडिट, अदर मैटर, इन सबका कंबाइंड कंसेप्ट क्या है कि बाज़ औक़ात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती है जो ना तो मिस स्टेटमेंट है, ना ही स्कोप लिमिटेशन, एविडेंस नॉट अवेलेबल, लेकिन उसके बावजूद शेयर होल्डर्स को, यूजर्स को बता देना बेहतर होता है। वो हम कैसे बताते हैं? एमसीजो मैटर के जरिए, की ऑर्डर मैटर या अदर मैटर के जरिए। अच्छा, अगला सवाल लेवल 2 का, कब एमसीजो मैटर आएगा, कब की ऑर्डर मैटर आएगा, कब अदर मैटर, ये अभी नहीं बता रहा, क्योंकि ये बाद में सीखना है। आपको अगर नोट्स मिल गए हैं, पहले सफे पे आइए, पहले सफे पे देखिए, क्या आपको कहीं इस पूरे चैप्टर में नजर आ रहा है कि आगे चल के हम ये चीजें सीखेंगे? कहीं ना कहीं, हाँ, की ऑर्डर मैटर नजर आ रहा है, उसको भी टेक कर रहे हैं। देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं बाद में सीखना है। उस सेक्शन के अंदर हम ये सीखेंगे कि कौन सी सिचुएशन है तो की ऑर्डर मैटर, और एमसीजो मैटर, अदर मैटर वाला भी होगा कोई। हाँ, उस सेक्शन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जाके देखेंगे कि कब एमसीजो मैटर, की ऑर्डर मैटर नहीं है। पार्ट सी के अंदर है, बिल्कुल है। चलिए आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। नहीं, की ऑर्डर मैटर भी कभी आता है, कभी नहीं आता, कभी आता है, कभी नहीं आता। ठीक है, लेकिन ये अक्सर आता है। ये जो अभी आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट दिया है कोलगेट का, इसमें देखिए एमसीजो मैटर, की ऑर्डर मैटर या अदर मैटर, इनमें से की ऑर्डर मैटर है, एमसीजो मैटर, अदर मैटर नहीं है। कोई बात क्यों नहीं है भला? कभी आते हैं, कभी नहीं आते। रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस होंगी तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। की ऑर्डर मैटर की रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस थी तो वो आ गया, लेकिन याद रखें की ऑर्डर मैटर लाजमी नहीं है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि ये नहीं भी आते, की ऑर्डर मैटर भी नहीं होता। ये बात ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। तीनों भी आ सकते। ये अच्छा सवाल, ये 50 रुपए इनाम इसमें, ये 50 वाला सवाल। हाँ जी, तीन क्वेश्चन ये है कि क्या किसी एक ऑडिट रिपोर्ट में तीनों भी आ सकते हैं? तीनों भी आ सकते हैं। अच्छा बताइए, तीनों, अब ये तो था 50, अब 20 वाला सवाल। क्या किसी एक ऑडिट रिपोर्ट पे चारों भी आ सकते हैं? चारों से क्या मुराद है? जो अभी तक पढ़ा है, अभी तक पढ़ा। हाँ जी, क्या ये ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन और एमसीजो मैटर और की ऑडिट मैटर और अदर मैटर किसी एक रिपोर्ट में चारों भी आ सकते हैं? शाबाश, चारों भी आ सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल आपने भी यही कहा। अच्छा, अगला सवाल, अगर किसी एक रिपोर्ट में चारों आते हैं तो क्या चारों पैराग्राफ में एक ही चीज डिस्कस हुई होगी कि अलग-अलग? पक्की बात है। फिर से, अगर किसी रिपोर्ट के अंदर ये चारों मैटर आ सकते हैं, अगर चारों मैटर आते हैं तो चारों पैराग्राफ आते हैं, हर पैराग्राफ में एक ही चीज डिस्कस होगी कि अलग-अलग? नहीं, अभी समझ नहीं आया।
केस स्टडी में आप ये गलती करते हैं। केस स्टडी में आप आप कहते हैं सर एम्फसिस ऑफ मैटर आ गया तो मॉडिफाइड ओपिनियन की क्या जरूरत है? तो हमने कहा आ सकता है, ठीक है। फिर आपने कहा सर ये चीज तो एम्फसिस ऑफ मैटर में भी आनी चाहिए, अदर मैटर भी आनी चाहिए, तो हम क्या कहेंगे? भाई ना देखा, ये कंसेप्ट गलत हो गया, वापस। एक रिपोर्ट के अंदर एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर भी, एम्फसिस ऑफ मैटर भी आ सकता है, अदर मैटर भी आ सकता है, लेकिन उनकी रीजनिंग डिफरेंट होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही मैटर हो, वो एम्फसिस ऑफ मैटर में भी आ रहा हो, वो अदर मैटर में भी आ रहा हो। इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन नहीं होगी रिपोर्ट में डुप्लीकेशन नहीं होगी। यानी क्या पॉसिबल है कि मॉडिफाइड ओपिनियन भी हो, एम्फसिस ऑफ मैटर भी हो, की ऑर्डर्ड मैटर भी हो? है पॉसिबल, लेकिन हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होगी तो वो आएगा। एक सिचुएशन एक से ज्यादा जगह पे नहीं होगी। भाई जब आप किस क्लास में बैठे हैं? ऑडिट। भाई जाके देख क्या सर अदनान की FR2 की क्लास में तो नहीं बैठा हुआ, ये जाके देख के हाँ ना, है ना कंसेप्ट वीक है ना, नहीं तो उधर भी बैठा होना था इसने, नहीं हो सकता ना। तो एक चीज एक वक्त में एक ही जगह मौजूद होगी, दो जगह पे मौजूद। तो एक मैटर रिपोर्ट में एक ही पैराग्राफ में आएगा, दो पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ तो हो सकता है आए, लेकिन उनका मटेरियल अलग अलग होगा, उनका मटेरियल। भाई ये बात समझ आ, इसको नोट करिए, बहुत अहम कंसेप्ट है। और इसमें हालांकि मैंने 5 मिनट लगाए हैं ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठाने में, लेकिन स्टिल मेरा रिस्क है कि आप केस स्टडी में इसको गलत करेंगे, क्योंकि अब सुने, कहेगा कंपनी अगले 12 महीनों के अंदर बंद हो सकती है, कंपनी अगले अंदर बंद हो सकती है, और कंपनी ने इस बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी हुई है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख दी है। कौन सा पैराग्राफ आएगा? मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। शाबाश। अगली केस स्टडी क्या होगी? सुनिए, कहेगा गोइंग कंसर्न इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन मैनेजमेंट ने इनको डिस्क्लोज नहीं किया। ऑडिटर ने कहा भी कर दो डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ने कहा नहीं करेंगे, इन्वेस्टर भाग जाएगा। अब ये बताइए ये कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है या कि अभी भी गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? शाबाश। अब ये मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये उन्होंने नोट्स व अकाउंट्स में इंक्लूड करना था, नहीं किया, तो ये मिस स्टेटमेंट होती है। अगर कोई डिस्क्लोजर हो जरूरी और ना दिया हो, ये क्या होता है? तो अब की बार इसको मिस स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, ठीक है, मिस स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। ये बात थोड़ा सा घूमे ना कि वो पहली केस स्टडी में भी गोइंग कंसर्न आंसर में, पहली में गोइंग कंसर्न था, सिर्फ गोइंग कंसर्न ही था, दूसरी में गोइंग कंसर्न है लेकिन मिस स्टेटमेंट है। ये पूरा केस पढ़ना पड़ता है, अगर मिस स्टेटमेंट हो तो फिर उसको इधर लेके जाना है, मिस स्टेटमेंट नहीं है फिर नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो मिस स्टेटमेंट है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन बेसिस ऑफ ओपिनियन, और मिस स्टेटमेंट नहीं है तो एमसीओ मैटर या की ऑर्डर मैटर, यहां कुछ बात समझ आई? आगे चलते हैं। अदर, ये वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है अदर इंफॉर्मेशन, लेकिन आपके साथ शेयर कर देता हूं, बता देता हूं। एनुअल रिपोर्ट जब इशू होती है उसमें एनुअल रिपोर्ट में 3 चीजें होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर रिपोर्ट और इसके अलावा कोई भी चीज, वो अदर इंफॉर्मेशन होती है। वो डायरेक्टर रिपोर्ट भी है, डायरेक्टर रिपोर्ट के अलावा चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट भी होती है, और भी चीजें होती हैं। 3 चीजें। हमने ऑडिट रिपोर्ट में किस चीज की चेकिंग करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन की चेकिंग नहीं करनी होती। लेकिन अच्छा शहरी होने के नाते, अच्छा ऑडिटर होने के नाते जरा बताइए, लाजमी नहीं है हमारे ऊपर, लाजमी नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा ऑडिटर होने के नाते हमें अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़े और उसमें कोई गड़बड़ नजर आ जाए, भाई यूजर्स को बता देनी चाहिए कि नहीं? लेकिन लाजमी नहीं है। अगर आप कहेंगे, अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कहेंगे नहीं बतानी तो नहीं बताया करेंगे, अगर तो बस हाथ उठाइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही चेक कर ली, वो जिम्मेदारी थी, वो पूरी कर ली, अदर इंफॉर्मेशन जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्या उसको पढ़ लेना चाहिए? अगर उसमें डायरेक्टर मैनेजमेंट कोई झूठ बोल रहे हो तो वो यूजर्स को बता देना चाहिए कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नहीं रिक्वायर्ड तो छोड़ दे, दफा करे, जो मर्जी हो, कुछ नहीं करना चाहिए? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि नहीं, अच्छा ऑडिटर होने के नाते बता देना चाहिए? शाबाश। हाइब्रिड वाले वोटिंग नहीं कर रहे, शाबाश। तो ज्यादातर इसी तरह IASB ने भी वोटिंग करवाई अपनी मेंबर कंट्री से
कि बताओ इस इशू के ऊपर क्या करना चाहिए, तो मेंबर कंट्रीज ने रिकमेंड किया कि हमें बता देना चाहिए, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट होते हैं डायरेक्टर, हम उनकी 2 नंबरी आसानी से पकड़ सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हम तो उसके घुस के बैठे होते हैं 2-2.5 महीने कंपनी के अंदर, उस सारी जड़ों में बैठे होते, पता होता है सारा। तो इसीलिए उन्होंने कहा हालांकि जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए अगर अदर इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ नजर आए तो क्या करें उसको, फिलहाल इसको सिंपल लगता है, इसमें अगर कोई गड़बड़ नजर आए तो क्या करें, इसको रिपोर्ट में शामिल करते हैं। भाई ये बात समझ आई? अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन में और इन बाकी तीनों में पता है क्या फर्क है? अदर इंफॉर्मेशन, एम्फेसिस ऑफ मैटर, की ऑडिट मैटर और अदर मैटर। हाँ जी, वो फाइनल, शाबाश शाबाश, कौन बोला था पहले इधर? शाबाश, 20 रुपए वाला कंसेप्ट है। तो वो वाले जो थे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर, ये अदर इंफॉर्मेशन से। शाबाश, खुद सोचा ये गोइंग कंसर्न जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है ना। चल, अदर इंफॉर्मेशन, फिर इसका ये बाकी रूटीन के काम है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरनल कंट्रोल वगैरह होगा, गोइंग कंसर्न को असेस करना है कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है कि नहीं। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अच्छा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ट्विस्ट है, पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी सिर्फ एक पैराग्राफ की। अगर आप आज से कोई स्टॉक एक्सचेंज में ना कोई पिछले मेरा ख्याल है 15 साल तक की ऑडिट रिपोर्ट भी आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाए उन्होंने बाजू का, तो जब आप कोई बड़ी पुरानी आज से कोई 10-12 साल पुरानी ऑडिट रिपोर्ट को जाके एक्सेस करेंगे ना, तो उसमें आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पैरा नजर आएगी। लेकिन अब लेटेस्ट रिवीजन होती है ना स्टैंडर्ड में, रिवीजन हुई तो अभी आपको 6-7 पैराग्राफ में नजर आएगी। बल्कि आप ऐसा करें, ये जो फॉर्मेट दिया ना प्रैक्टिकल आपको, इसमें देख के मुझे बताएं सबसे बड़ा पैराग्राफ कौन सा है, चेक करके बताएं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शाबाश। इसमें कहते हैं, अच्छा ये उन्होंने एक्सपेंड क्यों किया? ये एक्सपेक्टेशन गैप की वजह से किया, क्योंकि यूजर्स ये समझते थे कि ऑडिटर कुछ चीजें करता है, हालांकि ऑडिटर वो चीजें नहीं करता। उन्होंने कहा यूजर को कई दफा समझाया, इनको समझ नहीं लगती, अब इसको ऑडिट रिपोर्ट में डाल दो, ऑडिट रिपोर्ट में ही एक्सप्लेन कर दो। क्या एक्सप्लेन? पहले हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये लिखते थे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, तो आपको पता चल गया ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपको पता, जो मार्केट में सेठ साहब बैठे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने करनी है, वो कहते हैं मेरे को क्या पता रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, और बाकी उनको तो नहीं पता। तो हमने फिर क्या, हमने कहा रीजनेबल एश्योरेंस जहां आएगा ना, इसको एक्सप्लेन भी कर दो कि रीजनेबल एश्योरेंस होता क्या है। मटेरियल का लफ्ज जहां आया उसको एक्सप्लेन भी कर दो कि ये मटेरियल इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल होता है कि एग्रीगेट भी होता है, एक्सप्लेन भी कर दो, ठीक है। और फिर इसके बाद और फर्दर एक्सप्लेनेशन सारी। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर में हम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, 2-4, सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, कम्युनिकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर को पता है कि नहीं पता? नहीं, ठंडे पड़े, वो पढ़ा नहीं था, चैप्टर 2 में पढ़ा था, टू कम्युनिकेट इन अकॉर्डेंस विद, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसका भी जिक्र होना चाहिए, वो भी। फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट में क्या क्या काम किया जाता है। इसमें हम तफसील से उसको तकरीबन बड़े बड़े ऑडिट के सारे फेजेस बता देते हैं। ये आप अगर जब पढ़ेंगे ना ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, पूरे ऑडिट की आपको हल्की सैर करा देगा, हल्की आंच में सैर कि क्या क्या होता है ऑडिट में। वो कहेगा ऑडिट में हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं, हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज को वैल्यूएट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, क्या क्या लिखा है और इसमें? पार्टी नहीं करते हैं हम, वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ऑडिटर की ख्वाहिश है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ जी, तो बड़ी चीजें इसमें वो हम यानी पूरे ऑडिट को एक तरह से समराइज करके शेयर होल्डर के सामने रख देते हैं कि सर ये हमारी जिम्मेदारी है। ये अब ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। किस वजह से ज्यादा डिटेल्ड है? एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, ये ज्यादा डिटेल कुछ ज्यादा डिटेल में हो गई, तो आईएएसबी ने फैसला किया कि इसकी लोकेशन कहां पे होनी चाहिए। आईएएसबी ने 3 ऑप्शंस दी हैं और आपने मुझे बताना है पाकिस्तान में कौन सी ऑप्शन चलती है। आईएएसबी ने 3, उसने कहा, ऑडिटर ने कहा सर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन बहुत लेंथी है, यूजर्स हमें कहते हैं हम पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, और उससे भी बोरिंग बात ये कि ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है कि सेम रहती है?
कंपनी एक ऑडिट करेंगे, रिस्पांसिबिलिटी कुछ और होगी, कंपनी बी का ऑडिट करेंगे, रिस्पांसिबिलिटी कुछ और होगी। कंपनी ए में रीजनेबल होगी, कंपनी बी में एब्सोल्यूट हो जाएगी। कंपनी ए में रिस्क असेसमेंट करनी है, कंपनी बी में नहीं करता होगा ऑडिटर। रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी और ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी ये सेम रहती है। कहते हैं एक तो लेंथी और फिर सेम, बहुत बोरिंग है। ऐसे ही है ना भाई, 1.5 घंटे की मूवी फौरन देख लेंगे, तो दूसरी भी दोस्त बैठे होंगे, दूसरी लगा यार। अरे और अगर 7 घंटे की मूवी हो वो बोर हो जाएगा ना, और फिर कहा जाए 7 घंटे दोबारा यही देखो, आप तो मरने मारने पे आ जाएंगे। तो उनका एक तो रिपोर्ट के अंदर सबसे लेंथी पैराग्राफ, और हर रिपोर्ट में ये यूजर पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है। उसने कहा अच्छा ठीक है, 3 ऑप्शन दे रहा हूं, 3 ऑप्शन। पहली ऑप्शन, अगर तो आपका यूजर फारग है, फ्री टाइम है, तो आप रिपोर्ट के अंदर ही ये पैराग्राफ इंक्लूड कर दो, सारे का सारा। ये कैसे पता चलेगा? आपकी जजमेंट। जैसे मुझे पता है कि आप सारे फारिग हैं, तो आजकल फारिग हैं, कहने का मतलब आजकल की काम नहीं, तारीख की नमाज तरावी अदा की, उसके बाद फारिग ही फारिग है। हाँ, तो पढ़ते रहते हैं सर। तो इसी तरह पहली ऑप्शन के कंप्लीट पैराग्राफ रिपोर्ट के अंदर ही इंक्लूड कर दो। दूसरी ऑप्शन, कंप्लीट पैराग्राफ नहीं, बस एक हल्की सा रिस्पांसिबिलिटी की बात कर लो, बाकी की डिटेल जो है, डिटेल वो अपेंडिक्स की फॉर्म में नीचे अटैच कर दो। अपेंडिक्स समझ है ना, कि मेन रिपोर्ट नहीं, नीचे अपेंडिक्स। और लेकिन याद रखिए, अगर अपेंडिक्स के तौर पे अटैच करेंगे ना, रिपोर्ट के अंदर हेडिंग आएगी ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी की, हेडिंग के आगे रीजनेबल एश्योरेंस लिख देंगे, फिर लिखेंगे बकिया अपेंडिक्स पे जाए, बकिया अपेंडिक्स पे जाए। दूसरी ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन के अपेंडिक्स भी ना लिखे, कोई रेगुलेटर जैसे पाकिस्तान में एससीसीपी है, उसकी वेबसाइट के ऊपर अगर ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है ना, जो अगर आपने कंपनी लॉ में पढ़ा हो तो उसमें भी ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी डिस्कस होते हैं, तो उनका हवाला दे दे कि भी रिस्पांसिबिलिटी वही है जो एससीसीपी की वेबसाइट पे है, उसका एड्रेस लिख दे, ये भी बचत होगी। 3 ऑप्शन कौन कौन सी? रिपोर्ट विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, दूसरा अपेंडिक्स, तीसरा वेबसाइट। विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, अपेंडिक्स, वेबसाइट। शाबाश। तो आप मुझे बताइए, आपको इन किन स्टूडेंट्स को विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट वाली ऑप्शन पसंद आई? किन को अपेंडिक्स वाली ऑप्शन पसंद आई? किन को वेबसाइट वाली? अब आपने मुझे ये रिपोर्ट पढ़ के जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट दिया है, मुझे बताना है पाकिस्तान में कौन सी ऑप्शन चलती है? विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। शाबाश। क्लियर जी? आगे चलते हैं। इसके बाद आगे अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सुन ले। इफ्तारी का टाइम, आधा घंटा। मैंने भाईजान से कहा जा भाई समोसे लेके आ, ये समोसे ले आया। फिर मैंने से कहा ओ यार पकौड़े तो रह गए, वो भी लेके आ। गुस्सा तो इसको आया, लेकिन ले आया। फिर ओ यार दही भले तो रह गए, जा लेके आ। गुस्सा करेगा क्या? नहीं करे। क्यों गुस्सा करेगा? एक ही दफा बता दो, सारे काम कर लो। उसी तरह पाकिस्तान में ऑडिटर के ऊपर एक तो रिस्पांस ऑडिट करने की है ही है। एससीसीपी ने अपने कुछ काम ऑडिटर के जिम्मे लगाए हुए हैं। आपने शायद कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है हर कंपनी ने। अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, जनरल लेजर ट्रायल। और जो कंपनी ये मेंटेन नहीं करती, एससीसीपी उनको फाइन इंपोज करता है। इसी तरह बैंक्स ने ये यकम रमजान मुबारक को ज़कात डिडक्ट करके तो गवर्नमेंट के खातों में जमा करवानी होती है। और इसी तरह बैंक के अलावा ना जो कंपनी डिविडेंड देती हैं, उन्होंने भी ज़कात डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा। अब कमीशन ये भी चाहता है कि पता चल जाए जिन कंपनी ने ज़कात डिडक्ट करके जमा करानी थी कर दी कि नहीं कर दी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का भी पता चलाना है, ज़कात जमा करवाई अगर करानी थी कि नहीं करवाई वो भी पता चलाना है। कोई खर्चे वगैरह हुए वो कंपनी के लिए हुए कि डायरेक्टर के अपने जाती खर्चे भी होते रहे, ये भी पता चलाना है। क्योंकि वो होता है फिड्यूशरी ड्यूटी होती है डायरेक्टर्स की कि अपना बेनिफिट ना हासिल करें कंपनी के पैसों से। और फिर फॉर्मेट वगैरह में कंपनी लॉ को फॉलो किया गया कि नहीं, ये भी। अच्छा, असल में है ये काम एससीसीपी का कि चेक करें कि ये लीगल रिक्वायरमेंट जो कंपनीज एक्ट वाली लीगल रिक्वायरमेंट है कंपनी पूरी कर रही है कि नहीं। ये काम है किसका? एससीसीपी का। लेकिन मुझे बताइए, अगर एससीसीपी ऑडिटर को कह दे कि तुम ये काम करो, क्या ऑडिटर की जरूरत है कि ना कर सके? नहीं है। भाई ये सारे समोसे बोले खाने मैंने थे, आपके लिए नहीं मंगवा रहा था, खाने मैंने थे। लेकिन क्या ये भाईजान ना करेंगे?
पैसे दे के भेजूंगा उनको, ऐसे ना करें, मैं पैसे दे के भेजूंगा, ठीक है। तो ये ना नहीं कर पाएंगे। उसी तरह कमीशन ने कहा कि ये 4 काम हैं जो हैं मेरे, है लेकिन करने तुम्हें पड़ेंगे, करने। बताइए ऑडिटर ना कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। इसीलिए कुछ है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या है? ये एससीसीपी के समोसे पकौड़े हैं जो ऑडिटर को लाने पड़ते हैं मजबूरन। और अगर आप देखें ना तो ऑडिटर के लिए ये काम कर, एससीसीपी इसके पीछे भी लॉजिक है। एससीसीपी अपनी अलग टीम भेजेगा ना, खर्चा भी डबल आएगा, मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब होगी। जबकि वही काम ऑडिटर बैठा ही हुआ है ना, वहां पे बैठा अपने काम कर रहा है, साथ में 1.5 से 2 दिन लगेगा, साथ में ये सारे काम भी हो जाएंगे, ना अलग से टीम भेजिए ना अलग से डिस्टर्बेंस। तो इसीलिए पाकिस्तान में ऑडिट रिपोर्ट्स में ये वाला काम तो ऑडिटर की जेन्युइन जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जेन्युइन जिम्मेदारी है। लेकिन ऑडिटर ये चीजें भी चेक करके रिपोर्ट में बताते हैं। और ये चीज याद रखिएगा, ये चीजें एससीसीपी के लिए होती है, ये एससीसीपी के लिए है। नॉर्मल यूजर इनमें इंटरेस्टेड नहीं होता। नॉर्मल यूजर किस में इंटरेस्टेड होता है? अब जरा जो आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट दिया है उसमें देख के मुझे बताइए, क्या ये अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं? अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये आईएसए वाली नहीं है। आईएसए वाली जिम्मेदारी एक ही है, वो ये वाली है। आईएसए की जिम्मेदारी ये है आईएसए वाली। ये कौन सी है? एससीसीपी वाले। ये सिर्फ 4 ही हैं, ना 3, ना पाकिस्तान में 4 ही है। यूके में शायद मैं देख रहा था उसमें 3 थी। हर मुल्क में होती है, सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान का एससीसीपी जालिम है। हर मुल्क का एससीसीपी ऑडिटर के साथ यही करता है, कहता है भाई आप जा ही रहे हो तो हमारी भी चीजें चेक कर लो। ऑडिटर इसकी कोई फीस चार्ज नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट के साथ ऑडिट की फीस एग्री कर रहा था मैं बिल्ट इन कर देता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद रिपोर्ट पे सिग्नेचर होंगे, नेम भी आएगा, नेम भी है। अच्छा, पाकिस्तान में याद रखिएगा हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी गए ना, आपको अपनी एक फर्म रजिस्टर करवानी पड़ती है आईकैप के साथ। फिर आईकैप आपको ऑडिट करने का लाइसेंस देता है, बकायदा लाइसेंस होता है, ठीक है। तो जिस नाम से फर्म रजिस्टर्ड हुई है ना उसे हम कहते हैं फर्म। वो चाहे सोल प्रोप्राइटर क्यों ना हो, जब वो रजिस्टर्ड करवाता है अपने आप को तो हम प्रैक्टिस में उसे क्या कहते हैं? फर्म है, ठीक है। रूल क्या है? किसी फर्म का हो सकता है 1 पार्टनर हो, किसी फर्म के हो सकता है 20 पार्टनर हो, किसी के हो सकता है 30 भी हो। हाँ हो सकते हैं, हो सकते हैं। हमारी अपनी फर्म के 20 से ज्यादा पार्टनर, एक्सेप्शन है प्रोफेशनल फर्म वाले। हाँ जी, क्वेश्चन ये है 20 पार्टनर हैं, 25 पार्टनर है, क्या सारे के सारे पार्टनर एक इस कंपनी का ऑडिट करेंगे? जवाब है नहीं। हर पार्टनर के अलग-अलग कंपनीज होती हैं, हर पार्टनर अपनी अपनी कंपनीज का ऑडिट करता है। लेकिन लीगल पॉइंट क्या है? जो ऑडिटर है ना लीगली वो फर्म है, एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है। ऑडिटर में और एंगेजमेंट पार्टनर इन दोनों अल्फाज में फर्क है। जो ऑडिटर है ना, जिसकी जिम्मेदारी, जिसको अपॉइंट किया जाता है, वो फर्म को अपॉइंट किया जाता है। आप मेरे से पढ़ने नहीं आए लीगली, आप कॉलेज से पढ़ने आए हैं, कॉलेज रिस्पॉन्सिबल। मैंने इसीलिए लीगली के ऊपर जोर दे दिया था, लीगली के ऊपर, ठीक है। लीगली कॉलेज की जिम्मेदारी, अब कॉलेज जिसको बेहतर समझता है वो क्लास एलोकेट कर देता है। उसी तरह लीगली जो अपॉइंटमेंट होती है वो फर्म के नाम से होती है। फर्म फिर जिसको फर्म को लगता है, जो एंगेजमेंट पार्टनर फारग बैठा हुआ है उसको चल भाई ये ऑडिट तेरा, वो कहता है ठीक है दी बेटा, शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए जो साइन होते हैं ना, साइन ऑडिट रिपोर्ट के फर्म नाम से, पाकिस्तान में फर्म नाम से, फॉरेन कंट्री में ना इंटरनेशनल, उन्होंने तीनों ऑप्शन दिए कि आप इंडिविजुअल के नाम से भी कर सकते हैं, फर्म के नाम से भी कर सकते हैं, बोथ। लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिस क्या है? साइन होंगे फर्म के नाम से और एंगेजमेंट पार्टनर का नीचे नाम लिखा जाएगा। याद देखिए जरा, क्या साइन हुए हैं और एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी है? गैस कीजिए, नाम कुछ हो रहा है और साइन कुछ हो रहा है। नोट किया आपने? ये फर्क क्यों? नॉर्मली तो डॉक्यूमेंट्स में ऐसे नहीं होता। आप आईकैप एडमिशन फॉर्म जमा करवाते हैं, नाम जिसका साइन भी वही करता है। नाम देखे साइन हुए और नाम भी ऊपर लिखा हुआ है उसने, साइन से ऊपर। तो ये फर्क क्यों है? ना ये साइन लिखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है। नींद में नहीं किया है भाई, डॉक्टर भी नहीं, डॉक्टर से भी 2 हाथ आगे प्रोफेशनल। वो एक जगह मैं पढ़ा था, कह रहा मेडिकल प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है,
ठीक है, इंसान की जान बचाता है। लेकिन आगे कहता है अगर डॉक्टर एक गलती करे ना तो एक इंसान की जान को खतरा है, लेकिन अगर एक इकोनॉमिस्ट, एक अकाउंटेंट गलती करे पूरी इकोनॉमी को, लाखों लोगों की जानों को खतरा है। तो बताइए कौन सा प्रोफेशन ज्यादा क्रिटिकल हुआ? ऑडिटर प्रोफेशन। शाबाश। तो हमें फिर उससे दो हाथ आगे, तो डॉक्टर की जैसी राइटिंग होती है ना, हमारी उससे दो हाथ आगे, क्योंकि काम भी वैसा। नेम और साइन में फर्क समझ आ गया? नाम और साइन में फर्क क्या होता है? डेट लिखी होगी, डेट है, ये डेट क्या शो कर रही है? आखिरी चीज, जिस दिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, जिस दिन एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कर लिया। और अच्छा मुझे बताइए, अगर डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अप्रूव नहीं की, डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अप्रूव नहीं, हमें रिपोर्ट साइन कर देनी चाहिए। हम कहेंगे भाई अभी तुमने जिम्मेदारी नहीं ली अभी, तो हम बाद में तुम मुकर जाओ, तो साइन करके दो पहले कि ये तुम्हारी तरफ से, फिर हम। तो इस डेट से पहले पहले दो काम होना जरूरी है। एक, आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस पूरा ले लिया हो इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी कंसीडर कर लिया हो। सब्सिक्वेंट इवेंट्स पता है? नहीं पता होंगे आपको? नहीं पता होंगे, समझाने हैं, बाद में समझाऊंगा, अभी सिर्फ नाम याद कर लें। सब्सिक्वेंट इवेंट कुछ होते हैं, FR2 में पढ़ लिए हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, सबने थोड़े पढ़े होंगे। FR2 में पढ़े हैं, नहीं पढ़े, कोई ना कोई भाई, कोई स्टूडेंट है जिससे सब्सिक्वेंट इवेंट ना पढ़े हो? ये कितने, ये देखो 15-20 है। एड्रेस में क्या, तो ये समझाऊंगा, सब्सिक्वेंट इवेंट समझाऊंगा, अभी नहीं, प्रॉपर टाइम आने पे। एड्रेस में क्या लिखा होगा? फर्म का पूरा नहीं, सिटी नेम, सिटी नेम पूरा अगर लिख देना, कभी कभी ऑडिटर को जान का खतरा लाहक हो जाता है। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दें तो जो शेयर होल्डर, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई, वो तो बंदूक लेके पहुंच जाएगा फर्म में। इसीलिए रिपोर्ट के अंदर, चलो फर्म लिख भी दो, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम ना लिखना, फिर वो ढूंढता ही रहे 25 पार्टनर में से किसने रिपोर्ट साइन की है। ठीक है, तो जब जान का खतरा हो, हाँ गोली किसको मार, जान का खतरा हो तो नाम ना रखें। चलिए, अच्छा आप सुन लें, आपका काम क्या है आज? आपने बहुत अहम क्रिटिकल काम, अगर आपने ये वाली असाइनमेंट कर ली, समझ लें आप ऑडिटर बन गए। अगर ये असाइनमेंट कर लिया, असाइनमेंट क्या? स्टेप नंबर 1, आपने ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 नोट्स में से पढ़ना है, लेकिन नोट्स में से पढ़ेंगे, अभी ऑडिटर नहीं बने। स्टेप नंबर 2, आपने ये जो प्रैक्टिकल फॉर्मेट ऑडिट बोर्ड दिया है ना, इसका एक एक लफ्ज पढ़ना है। अगर आपको ये समझ आ गए तो आप ऑडिटर बन गए। लेकिन अगर कोई लफ्ज ऐसा है, अभी होम असाइनमेंट है, चेक करनी है मैंने, रिटन होम असाइनमेंट आज 2-3 क्वेश्चन ही है, कल छुट्टी है 4, लेकिन ये आपने इस रिपोर्ट के फॉर्मेट को पढ़ना है। एक एक लफ्ज भी अगर समझ नहीं आया उसको अंडरलाइन करना है। क्या करना है? ये एक्सरसाइज आपने कर ली तो आप ऑडिटर बन गए। समझ क्या एक्सरसाइज? प्रैक्टिकल फॉर्मेट पढ़ना है और जो जो लफ्ज समझ नहीं आया उसको अंडरलाइन करना है। पूरा ऑडिट उसने डिस्कस कर दिया रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट के हर ऑडिट में जितने भी कंसेप्ट यूज होते हैं ना, जितने भी कंसेप्ट, वो तकरीबन सारे आपको इस रिपोर्ट में मिल जाए। ऐसे ही नहीं मैंने कह दिया कि रिपोर्ट पढ़ ली तो ऑडिटर बन गए, कोई तो वजह होगी। तो सारे ऑडिट में जो भी कंसेप्ट, टेक्निकल वर्ड यूज होते हैं, सारे के सारे रिपोर्ट में उसने डिस्कस किए होंगे। तो आपने क्या करना है? पढ़ के अंडरलाइनिंग चेक करनी है मैंने कि कौन सा लफ्ज आपको समझ नहीं आया। क्लियर जी? चलिए लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।